हेलो 10th क्लास। हम जो है अपना हिस्ट्री का 5th चैप्टर औद्योगिकरण का युग कर रहे थे। आधा पार्ट तो हो चुका था, आधा पार्ट जो रह गया है उसे अब स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है औद्योगिक क्रांति से पहले भी जो है औद्योगिकरण अस्तित्व में था, ठीक है। और साथ ही जो है उस समय प्राचीन काल में भी जो है उद्योग जो है स्थापित हो चुके थे। उद्योग में जो है माल बनता था, उसकी सप्लाई होती थी एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा आदि औद्योगिकरण के, जैसे आदि औद्योगिकरण कहा गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से मशीनों के आ जाने से जो है जिंदगी, मजदूरों की जो जिंदगी होती है वो प्रभावित होती है, और धीरे धीरे जो है मशीनों की जो रफ्तार जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। भारत में देखा कि किस तरीके से सूरत बंदरगाह और हुगली बंदरगाह जो प्राचीन बंदरगाह होते हैं वो भी जो है पतनोन्मुख जो है हो जाते हैं, यानी कि जो उनका वो भी जो है हाशिए पर पहुंच जाते हैं। और साथ ही जो है नए नए जो है बंदरगाहों का उदय होता है, जैसे कलकत्ता और बम्बई में जो है जो बंदरगाह थे उनकी स्थिति जो है सुधरने लगती है, ठीक है। तो अब तक हमने ये कवर किया। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि बुनकरों के साथ क्या होता है, बुनकरों की स्थिति पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिली थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत में, तो उस समय जो है उसे अपना जो अस्तित्व बनाना बड़ा मुश्किल होता है, अपनी पहचान बनानी, अपने लिए स्थान बनाना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, ठीक है। तो शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिली थी, क्योंकि बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के साथ साथ जो है स्थानीय व्यापारी भी जो है होड़ में रहते थे। तो डच, फ्रांस और यहाँ तक कि जो लोकल स्थानीय व्यापारी थे उन सब में जो है होड़ लग रहती थी। एक कंपटीशन था इन सब कम्युनिटी में था उस समय। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को ही जो है कपड़ा बेचा जाता था। जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा उसी की जो है बोली को एक्सेप्ट किया जाता था, उसी का कपड़ा जो है उसी को जो है कपड़ा बेचा जाता था। परंतु एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद जो है कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार का दावा पेश कर सकती थी। तो जो कंपनी जो व्यापारिक रूप से जो है, राजनीतिक रूप से जो है अपना कब्जा एक बार भारत में कर लेती है, जब वो अपना राजनीतिक कब्जा कर लेती है भारत में, तो उसके बाद जो है उसके लिए व्यापार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कंपनी ने जो है माल इकट्ठा करने, बुनकरों पर निगरानी रखने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतन भोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। तो गुमास्ता ये जो है एक तरीके से अंग्रेजों के एजेंट होते थे, ठीक है। तो ये एजेंट क्या करते थे, ये जो है बुनकरों पर निगरानी रखते थे और कपड़े की क्वालिटी कैसी है उसको जो है चेक करते थे। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ जो है तो जो कंपनी के साथ जो माल बेचते थे बुनकर, उनको जो है किसी अन्य कारोबारी के साथ, अन्य सौदागर के साथ जो है कारोबार करने की आज़ादी नहीं थी। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के साथ हुआ है तो उन्हें कंपनी को ही अपना कपड़ा बेचना पड़ता था, ठीक है। तो जिसके लिए कंपनी जो है उन्हें पेशगी की रकम देती थी। पेशगी की रकम एक तरीके से जो है एडवांस में देती थी कंपनी उन्हें पैसे। काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को जो है कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण भी दे दिया जाता था। ऋण लेने वाले बुनकरों को अपना बुना हुआ कपड़ा जो है गुमास्तों को ही बेचना पड़ता था, उसे वो किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। कुछ समय बाद बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें आने लगती हैं। इससे पहले आपूर्ति सौदागर बुनकर गाँव में ही रहते थे। बुनकरों से उनके गहरे संबंध बन गए थे। देखो, जो गुमास्ते थे वो तो बाहर के लोग थे, लेकिन जो ये गांव के सौदागर थे वो उनका जो है गांव वालों के साथ इतना नज़दीकी संबंध बन गया था कि वो जो है उनके संकट के समय में मदद करते थे। कई बार प्रॉब्लम आ जाती थी, अगर फसल चौपट हो जाती थी तो भी जो है उनका ख्याल रखते थे। रुपए पैसे में भी जो है उनकी आर्थिक रूप से मदद कर देते थे, ठीक है। तो इसलिए उनका जो संबंध था वो पक्का था। परंतु ये जो गुमास्ते लोग थे, गुमास्ता जो थे वो बाहर के लोग थे, ठीक है। वे सिपाहियों और चपरासियों को लेकर अपने साथ आते थे और समय पर अगर माल नहीं मिलता उन्हें तैयार तो फिर जो है बुनकरों को सजा देते, उन्हें चाबुक से पीटा जाता, कोड़े मारे जाते उन्हें। तो इनके साथ जो है बदसलूकी के साथ व्यवहार किया जाता था। बुनकरों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, ना तो वे मोल भाव कर सकते थे और साथ ही जो है किसी अन्य को भी अपना माल नहीं बेच सकते थे। कंपनी उन्हें जो भी कीमत देती थी वही उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती थी, और साथ ही जो है वो जो कंपनी जो कीमत भी देती थी ना वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। परंतु कर्जों के कारण वे कंपनी से बंधे हुए थे।
क्योंकि उन्होंने कंपनी से कर्जा ले रखा था। इस तरह बुनकरों की स्थिति खराब होती चली गई। उनके करगे जो थे वो बंद हो गए। और बाद में जो है इनके पास ऑप्शन खेती ही बचा, और खेतों में जो है मजदूर बनकर काम करने लगते हैं। ठीक है, इसी के साथ पता चलता है कि भाई किस तरीके से जो मजदूरों की जिंदगी थी वो कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब भारत में मैनचेस्टर का आना, भारत में मैनचेस्टर का आना। तो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पर भी इतना बढ़िया बेहतर क्वालिटी का महीन कपड़ा नहीं बनता। परंतु 19वीं शताब्दी में जो है भारतीय कपड़ा निर्यात में जो है भारी गिरावट आ जाती है, जो काफ़ी लंबे अरसे तक बनी रहती है। जब इंग्लैंड का कपास उद्योग विकसित होता है, तो वहाँ के उद्योगपति जो है दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर काफ़ी परेशान होने लगते हैं। उन्होंने जो है सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर जो है आयात शुल्क वसूल करें, ताकि मैनचेस्टर के बने कपड़े बिना किसी प्रतिस्पर्धा के जो है इंग्लैंड में बिक सकें। ठीक है, ताकि उनके कपड़े जो हैं आसानी से बिक सकें, उनके बारे में जो कोई बाधा ना आए। ठीक है, और जो बाहर से जो कपड़े आ रहे हैं उन पे आयात शुल्क लगा करके जो है फिर उनका जो कपड़ा होगा वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो कपड़ा सस्ता जो होगा उसे रिपब्लिक ज़्यादा खरीदेगी सस्ते कपड़े को, इसलिए जो है आयात शुल्क बढ़वा दिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी दबाव डाला, ताकि ब्रिटिश कपड़ों को भी भारतीय बाजारों में बेचा जा सके। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी जो है दबाव डाला, ताकि ब्रिटिश कपड़ों को भी जो है भारतीय बाजारों में बेचा जा सके। अब दोहरा लाभ कमाने लगे कि अपने देश में भी जो है आयात शुल्क लगवा करके जो है अपने देश में जो है अपना खूब बढ़िया तरीके से व्यापार करने लगे। और जब औपनिवेशिक जो भारत था वहाँ पर भी इन्होंने जिद करी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है वहाँ पे जो है भारत जो ब्रिटिश के बने हुए जो कपड़े हैं वहाँ पर जो है बिचवाए। ठीक है, तो एक तरीके से दोहरा लाभ कमा रहे थे अपना भारत में भी और अपने देश में भी। ठीक है, इस तरह से जो है उन्होंने भारतीय बाजारों में जो है कपड़ा बेचने के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने जो है ये इस चीज़ की गुहार लगाई और दबाव डाला। भारत के कपड़ा बनकरों यानी कि भारतीय बनकरों के सामने दो समस्याएं जो थी वो एक साथ उत्पन्न होती हैं। निर्यात बाजार तो जो है पूरी तरह ढह जाता है, और साथ ही जो है स्थानीय बाजार भी जो लोकल उनका बाजार होता है उनके देश का, वो भी जो है अब सिकुड़ने लगता है, यानी वो भी खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। कम लागत पर मशीनों से निर्मित आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1860 के दशक में जो है अच्छी कपास न मिलने की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। अब जब वो जो है उनका कपड़ा नहीं खरीदा जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, कच्ची कपास का निर्यात करना शुरू किया। तो अब जो है 1860 के दशक में जो है अब उन्हें अच्छी कपास भी नहीं मिली। ब्रिटेन जो है भारत की कच्ची कपास का निर्यात कर देता था, जिससे कच्ची कपास की कीमत क्या है अब आसमान छूने लगती है। मनमानी कीमतों पर उन्हें जो है कपास खरीदनी पड़ती थी। भारतीय कारखानों में होने वाला उत्पादन भी जो है बुनकरों की समस्या का कारण बन गया, और बाजार मशीनों से बनी चीजों से जो है पट गया था। अब जो है फैक्ट्रियों का आना, अब फैक्ट्रियों के आने से क्या होता है, फैक्ट्रियों का आना। ठीक है, तो 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी। तो ये क्वेश्चन भी है आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल जो है कब लगी, तो ये 1854 में लगी। ठीक है, और कई बार मैप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी, वो स्थान मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको जो है बम्बई जो है लोकेट करना पड़ेगा। बम्बई जो है पुराना नाम था, आधुनिक नाम यानी कि वर्तमान समय में जो नाम है बम्बई का उसे जो है मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी। 1862 तक जो है 4 मिलें और खुल गई और उत्पादन करना शुरू करने लगी थी। उस समय जो है बंगाल में जूट मिलें स्थापित की जाने लगी, और यही देश की जो है प्रथम जूट मिल भी 1855 में शुरू हुई। यहीं बंगाल में जो है पहली जूट मिल भी 1855 में शुरू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में स्थापित की गई। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन या फिर मैप में भी क्वेश्चन बन सकता है ये कि एल्गिन मिल जो है कहाँ पर स्थापित की गई, तो आप जो है कानपुर लगा सकते हैं। ठीक है, कानपुर में जो है एल्गिन मिल स्थापित की गई। वर्ष भर बाद जो है अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली बुनाई और कताई मिल खुल गई।
तो इस तरीके से जो है बहुत सारी मिलें जो है धीरे धीरे करके बहुत सारी मिलें खुलना शुरू हो जाती हैं। प्रारंभिक उद्यमी, प्रारंभिक उद्यमी यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक उद्यमी में कौन कौन से थे? जो भारत के फेमस रहे थे, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था दूसरे देशों के साथ व्यापार करके। इनमें भारत में बंगाल के उद्यमी द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब धन कमाया और वे उद्योग में जो है निवेश करने लगे। क्वेश्चन में बन सकता है आपका कि द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, ठीक है। तो भारत में बंगाल के उद्यमी द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब धन कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। 1830 से 40 के दशकों में जो है 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। बम्बई में डिनशा पैटेट और विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को कच्ची कपास निर्यात करके और इंग्लैंड को कच्ची कपास का निर्यात करके, यानी कि चीन को भी और इंग्लैंड दोनों को जो है कच्ची कपास का निर्यात करके जो है काफ़ी पैसा कमाया। 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल जो है स्थापित की गई, ठीक है। और ये 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल स्थापित किसने की थी? सेठ मारवाड़ी हुकमचंद ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता में देश की पहली कि देश में जो है पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? तो कहाँ लगी थी? कलकत्ता में। मैप का एक क्वेश्चन बन सकता है कि देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, ठीक है। और ये किसने लगाई थी? ये लगाई थी मारवाड़ी सेठ हुकमचंद ने। तो इन मारवाड़ी सेठ हुकमचंद ने भी जो है चाइना के साथ व्यापार किया था। इन्हीं कामों के लिए जो है उद्योगपति जीडी बिड़ला का नाम भी जो है शुमार रहा। तो इस तरीके से जो ये बड़े बड़े व्यवसायी थे, इन्होंने जो है दूसरे देशों के साथ, चाइना जैसे देशों के साथ जो है, इंग्लैंड के साथ जो है कच्ची कपास बेच कर में जो है बहुत पैसा कमाया और जो है अपना एक जो छवि थी उद्योगपति के रूप में जो है इन्होंने स्थापित की। इसी के साथ जो है मजदूर कहाँ से आए? अब मजदूरों को जो है कहाँ कहाँ से लाया गया? फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। मजदूरों को प्राय जो है आसपास के क्षेत्रों से लाया जाता था। मिलों की संख्या बढ़ने से रोजगारों में भी वृद्धि हुई। देखो, ये तो आपको पता है कि जब फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं एक के बाद एक बहुत सारी मिलें स्थापित होती हैं, तो उसके साथ जो है रोजगारों में भी वृद्धि होती है। परंतु समस्या ये होती है कि इन बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि रोजगार होते हुए भी जो है बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार इतना नहीं होता जितने बेरोजगार होते हैं। अगर मान लो जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलता है तो उतनी ही संख्या में और जो है बेरोजगार व्यक्ति बढ़ जाते थे, ठीक है। नए मजदूरों की भर्ती के लिए जो है उद्योगपति प्राय एक जॉबर रखते थे। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन में बन सकता है कि जॉबर कौन होते थे? तो जॉबर जो है नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति रखते थे इन जॉबरों को, ठीक है। तो नए मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति प्राय क्या रखते थे? एक जॉबर रखते थे। तो मजदूरों की भर्ती करने का काम जो होता था वो जॉबरों का होता था, ठीक है। वह अपने गांव से लोगों को जो है लाता था, गांव से जो है लोगों को लाता था, काम का विश्वास दिलाता था कि आपको जो है मेरे साथ चलोगे आपको जो है काम मिलेगा। और संकट के समय जो है ये जॉबर होता है उनकी आर्थिक मदद भी करता था। परंतु बाद में यही जॉबर जो है भ्रष्ट हो जाते हैं और मजदूरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देते हैं। मनमाना ढंग से जो है इनसे काम करवाने लग जाते हैं, इनसे जो है गिफ्ट तक की डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की क्या स्थिति होती है? उत्पादन के संदर्भ में युद्ध ने बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल के आयात में जो है कमी आई। भारतीय बाजारों को रातों रात एक बड़ा देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खिंचने पर भारतीय कारखानों ने सेना के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दियों के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते इत्यादि सामान बनने लगे। नए कारखाने भी स्थापित किए गए। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि आई। तो कहने का मतलब यह है एक गोल्डन चांस मिल जाता है भारत के उद्योगपतियों को, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो उद्योगपति होते हैं वो तो अपने देश के लिए जो है ज़रूरत का सामान बनाने के लिए जो है बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय जो उद्योग होते हैं उनको फलने फूलने का एक सुनहरा गोल्डन चांस जो है मिल जाता है। नए उद्योगों की बहुतायत यानी कि लघु उद्योगों की बहुतायत। अब छोटे छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो जो है उनकी भरमार शुरू हो जाती है।
अब बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे उद्योग जो होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें वृद्धि होती है। इस दौरान छोटे स्तर के उद्योगों का दबदबा रहा। पंजीकृत फैक्ट्रियों में बहुत ही कम श्रम शक्ति थी जो कार्य करती थी। हाथ से होने वाले उत्पादन में जो है इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में निरंतर जो है सुधार आना शुरू हो गया। इन सुधार में बदलावों के पीछे कुछ हद तक जो है तकनीकी बदलावों का भी हाथ रहा। अब ये तकनीकी बदलाव क्या थे? 20वीं सदी तक बुनकर जो है फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। तो करघा ऐसा होता था जिसमें फ्लाई शटल लगा होता था। इससे जो है कामगारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में भी जो है कमी आई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तकनीक का भी जो है उद्योगों को बढ़ाने में, चाहे वो लघु हो या बड़ा हो, दीर्घ उद्योग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि लघु हो या बड़े उद्योग हो, सब में जो है तकनीक का जो है अहम योगदान रहा। अब है वस्तुओं के लिए बाजार। हमने पढ़ा कि किस तरह जो है ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर जो है अपना कब्जा करने के लिए जो है प्रयत्न किया, और किस तरह जो है भारतीय दस्तकारों, बुनकरों, व्यापारियों ने अपने औपनिवेशिक नियंत्रण का जो है विरोध किया, अपने लिए जो है जगह बनाई, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई और अपने माल के बाजार को जो है फैलाने की कोशिश की। जब नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं तो लोगों को जो है उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करना पड़ता है, ताकि लोगों को उस उत्पाद की आवश्यकता महसूस हो। देखो, जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसकी ऐड दिखाई जाती है, नहीं दिखाई जाती है। मान लो कोई नया डिटर्जेंट पाउडर आ गया मार्केट में, जैसे फॉर एग्जांपल एरियल बन गया, ठीक है, एरियल हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया। तो जब वो मार्केट में उन्हें लेकर के आते हैं तो नई नई ऐड भी दिखाई जाती हैं ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है, इतनी ऐड जो है इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि लोग जो है ऐड को देखकर ही जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वाह क्या पाउडर है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐड के जरिए, विज्ञापन के जरिए जो है लोगों को जो है आकर्षित किया जाता है उसके उत्पाद की तरफ। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि विज्ञापन जो है किस तरीके से उस समय प्राचीन काल में जो है, यानी आधुनिक समय में जो है किस तरीके से जो है विज्ञापन का रोल रहा। शुरुआती दौर में जो है विज्ञापनों ने किस तरीके से जनमानस पर अपना प्रभाव डाला। विज्ञापन लोगों की सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। हमारे चारों ओर वर्तमान समय में भी जो है विज्ञापन छाए हुए हैं। जैसे कि आप देखते हो, फेस वॉश ले लो या फिर डिटर्जेंट पाउडर ले लो या सोप ले लो, हर तरीके की ऐड बनी हुई हैं। परंतु यदि हम पहले समय की बात करें तो औद्योगिकरण की शुरुआत से ही जो है विज्ञापनों ने एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने और जो है विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में जो है अहम भूमिका निभाई। मैनचेस्टर के उद्योगपति जब भारत कपड़ा बेचते थे तो कपड़े के बंडल पर अपना लेबल लगा देते थे। आपने देखा होगा, आज भी अगर मान लो वैसा कपड़ा लेकर के आते हैं, वो बंडल वाला जो है, तो उस पर जो है एक लोगो सा जो है लगा रहता है कपड़े पर। तो उस टाइम में भी जो है इसी तरीके के बंडलों पर जो है लेबल लगा रहता था। लेबल से जो है खरीदारों को नाम, कंपनी का क्या नाम है वो पता चल जाता था, और उत्पादन जो है किस स्थान पर किया गया है ये पता चल जाता था। ठीक है, अब जो है देवी देवताओं के चित्र, लेबलों पर जो है भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी, जिसके माध्यम से निर्माता यह दिखाने का प्रयास करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि आप इस चीज़ को खरीदें, इस प्रोडक्ट को खरीदें। साथ ही इन तस्वीरों का यह फायदा भी होता था कि विदेशों की बनी हुई चीज़ें भी जो है भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। अब इसी के साथ जो है कैलेंडर भी आता है। कैलेंडर जो है अपने उत्पादों को बेचने के लिए निर्माता जो है अब कैलेंडर छपवाने लगते हैं। ठीक है, ताकि जो है कैलेंडर को देख करके जो अनपढ़ लोग होते थे, अनपढ़ लोग भी जो है कैलेंडर को जो है समझ सकते थे। तो इसका फायदा ये होता था कि जो पढ़ा लिखा वो भी और जो अनपढ़ है वो भी, दोनों ही किस्म के लोग जो है कैलेंडर को खरीद सकते थे। अतः जो है कैलेंडर में भी जो है नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती थीं। भारतीय विज्ञापन, अब भारतीयों की एडवर्टाइज कैसी होती थी? भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश स्पष्ट दिखाई देता था। इनका तात्पर्य यह था कि यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन जो है स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक भी बन गए थे। जैसा कि आज के टाइम में भी आपने देखा हो तो एक मुहिम चलाते हैं ना कि भाई स्वदेशी सामान खरीदो, उसका चाइना का माल मत खरीदो, या फिर जो है जो मेड इन इंडिया है वही खरीदिए आप, ताकि जो है देश की करेंसी देश में रहेगी। तो एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के इस तरीके का जो है प्रचार किया जाता है, इस तरीके की भावना फैलाई जाती है, इस तरीके का विचार फैलाया जाता है। तो उस टाइम में भी यही था। उस टाइम में भी जो है
लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित तो थे ही, तो उन्होंने जो है इसी भावना से प्रेरित होकर के जो है अपने विज्ञापनों को आगे बढ़ाया। तो ये आज जो है ये लेसन जो है आपका फिनिश हुआ। सो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।